जय हिंद दोस्तों इन दिनों किसी भी मामले में आरोपियों के मकान, दुकान, घर बार तोड़ने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी काफी देखने को मिल रहा है। किसी भी मामले में मुकदमा कायम होने या शिकायत मिलने पर शासन प्रशासन आरोपी के मकान, दुकान तोड़ देता है। जाहिरी तौर पर अपराधी को सजा देने का यह फिल्मी अंदाज किसी को अच्छा लग सकता है, मीडिया को मसाला मिल सकता है, फरियादी भी खुश हो जाता है, लिहाजा सरकार भी इस मामले में अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन क्या यह तरीका मानवीय आधार पर कानूनन सही ठहराया जा सकता है? जिस देश का कानून यह कहता हो कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उस देश में महज आरोप लगाने से किसी को दोषी मानकर उसके मकान, दुकान या संपत्ति को तोड़ फोड़ देना कैसे न्याय संगत हो सकता है? और खासतौर पर उस देश में जहां राजनीतिक रंजिश और पुराने आपसी विवाद के चलते झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का एक लंबा इतिहास रहा हो। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों में सजा पाने का प्रतिशत बेहद कम हो, यानी पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों को अदालत फर्जी मानकर अधिकांश मुलजिमों को न सिर्फ बरी कर देती हो, बल्कि पुलिस को झूठा मुकदमा कायम करने और फर्जी सबूत और गवाह खड़े करने पर आए दिन फटकार भी लगाती रहती हो। ऐसे में किसी पर लगे आरोप सिद्ध हुए बगैर उसके मकान, दुकान को तोड़ना कैसे जायज हो सकता है? अगर हम अपराधियों के मकान, दुकान तोड़ने के ताजा ट्रेंड की शुरुआत की बात करें, तो यह ट्रेंड कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए सत्ता में आई कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुरू किया था। उन्होंने ब्लैकमेलिंग के आरोप में इंदौर के एक मीडिया समूह से जुड़ी इमारतों सहित कुछ भूमाफियाओं के मकान, दुकान को ढा दिया था। उसके बाद यही ट्रेंड उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना लिया। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने एक आधिकारिक जानकारी में यह बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान तथाकथित अपराधियों की 15 अरब 74 करोड़ रुपए की संपत्ति को या तो नष्ट किया गया या ध्वस्त किया गया। अब यह अलग बात है कि दोबारा सत्ता में आए योगी मंत्रिमंडल के 52 मंत्रियों में से खुद 22 मंत्रियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं, और इनमें भी 20 मंत्री तो ऐसे हैं जिन पर ऐसे गंभीर अपराध दर्ज हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, यानी ये गंभीर आरोपी की श्रेणी में आते हैं। अपराधियों के मकान, दुकान तोड़ने वाले योगी क्या अपने इन आरोपी मंत्रियों के मकान, दुकान तोड़ने की हिम्मत जुटा सकते हैं? और मंत्री तो क्या, खुद योगी आदित्यनाथ पर भी मुख्यमंत्री बनने से पहले तक कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही नेतृत्व वाली सरकार से प्रस्ताव पास करवाकर खुद पर लगे तमाम मुकदमे खत्म करवा लिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में मकान, दुकान तोड़ने का सिलसिला योगी की शोहरत से इस कदर जुड़ गया कि उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव में योगी ने अपने चुनाव प्रचार में बुलडोजर का दिल खोल कर इस्तेमाल किया। और शायद यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अपने बूते सत्ता से दूर रह गए शिवराज सिंह चौहान ने भी अब योगी की राह पर चलने का फैसला करते हुए बुलडोजर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में रीवा के एक बलात्कारी कथावाचक और देशद्रोह के आरोप में राजस्थान से गिरफ्तार किए गए रतलाम निवासी मुलजिमों के मकान, दुकान और फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया है। मैं किसी भी अपराधी की हिमायत में कोई तर्क नहीं देना चाहता, लेकिन शासन प्रशासन को मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझना चाहिए। पुलिस अगर किसी को शिकायत के बाद गिरफ्तार करती है या मुकदमा दर्ज करती है तो वो मुलजिम होता है, यानी उस पर इल्जाम होते हैं, और सिर्फ इल्जाम लगने से कोई सजा का हकदार नहीं बन जाता है। पुलिस को जांच, गवाह और सबूत के साथ मुलजिम को अदालत में पेश करना पड़ता है, जहां अदालत पुलिस की जांच, गवाह और सबूतों का परीक्षण करती है, और अगर वो सही पाए जाते हैं तो अदालत मुलजिम को सजा सुनाती है। तब मुलजिम मुजरिम बनता है, यानी उसका जुर्म साबित होने के बाद उसे सजा दी जाती है। अब संविधान में सजा देने का अधिकार अदालत को दिया गया है, तो फिर भला पुलिस में शिकायत या एफआईआर की बिना पर किसी का मकान, दुकान तोड़कर उस तथाकथित अपराधी से ज्यादा उसके परिवार को सजा देना क्या जायज हो सकता है? और फिर जिस तरह बलात्कार और देशद्रोह के आरोप लगाकर मकान, दुकान तोड़े जा रहे हैं, उन मुकदमों की क्या असलियत होती है और अदालत में उन मुकदमों का क्या हश्र होता है, यह भी जान लीजिए। सबसे पहले बलात्कार की बात करते हैं, तो इस मामले में आंकड़े बताते हैं कि बलात्कार के मामलों में केवल 27% अपराधियों को सजा होती है, यानी 73% बलात्कार के आरोपियों पर
अपराध सिद्ध नहीं होता और वो अदालत द्वारा बरी कर दिए जाते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि बलात्कार के मामले में 36% शिकायतें झूठी होती हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर शासन प्रशासन ने महज शिकायत के आधार पर किसी आरोपी का मकान दुकान तोड़ दिया तो क्या अदालत से बरी होने पर वो उसके मकान दुकान के नुकसान की भरपाई करेगी? अब बात करते हैं देशद्रोह के मुकदमे की। तो आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि देशद्रोह के मामले में सजा का प्रतिशत केवल 3% है। जी हां, केवल 3%। यानी पुलिस जिन लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे लगाती है उनमें से 97% लोगों को अदालत देशद्रोही नहीं मानती और वो लोग इस आरोप से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वैसे देशद्रोह के कानून के बारे में एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि देशद्रोह का यह कानून, जिसे हम धारा 124A के नाम से जानते हैं, इसे अंग्रेजी हुकूमत ने वर्ष 1870 में जंग आजादी लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए लागू किया था और 2009 में अंग्रेज खुद अपने मुल्क इंग्लैंड से इस कानून को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। लेकिन हमारे अपने मुल्क में हिंदुस्तानियों के दमन के लिए बना यह अंग्रेजी हुकूमत का काला कानून आजादी के 75 साल बाद भी लागू है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2014 से 2019 तक देशद्रोह के 326 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 559 लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन अदालत में सिर्फ 10 लोगों पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हुआ। एनसीआरबी की ही रिपोर्ट यह भी बताती है कि देशद्रोह की धारा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन प्रदेशों में किया गया जहां भाजपा या एनडीए में उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी। देशद्रोह की धारा लगाने वालों में कर्नाटक और असम सबसे आगे हैं, जहां भाजपा की ही सरकारें हैं। अदालत में देशद्रोह के इन मुकदमों की हवा क्यों निकलती है, इसकी भी बानगी देख लीजिए। दिसंबर 2001 में गुजरात के शहर सूरत में ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के बैनर तले शिक्षा से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसमें राजस्थान से 2 कुलपति, एक रिटायर्ड जज, 4-5 प्रोफेसर और कई डॉक्टर, इंजीनियर और वकील सहित 10 राज्यों से आए कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भाग लेते हैं। लेकिन गुजरात सरकार को शिक्षा से जुड़ी इस कॉन्फ्रेंस में भी देशद्रोह नजर आता है और वो 127 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देती है। 20 साल जेल की सलाखों से अदालत के कटघरे तक एड़ियां रगड़ने के बाद आखिरकार अदालत पुलिस पर झूठा मुकदमा लगाने, अविश्वसनीय गवाहों और फर्जी सबूतों के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए सभी आरोपियों को देशद्रोह के आरोप से मुक्त कर उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली बम धमाकों का भी रहा है। 20 फरवरी 2017 को द टेलीग्राफ की पोस्ट के मुताबिक उत्तर पूर्व के जॉइंट सेक्रेटरी रहे सत्येंद्र गर्ग ने लिखा कि 2005 में हुए दिल्ली बम धमाकों के आरोप में 3 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया गया था। 11 साल बाद अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए पुलिस को इस मामले में निर्दोषों को पकड़कर झूठे गवाह तैयार करने और अदालत में गड़े हुए यानी फर्जी तरीके से सबूत तैयार करने पर फटकार लगाते हुए तीनों आरोपियों को निर्दोष मानकर बाइज्जत बरी कर दिया। सत्येंद्र गर्ग लिखते हैं कि मैं उन युवाओं की मानसिक स्थिति को तलाशने की कोशिश कर रहा हूं जो बेकसूर 11 साल जेल में बंद रहे। क्या इससे वो व्यवस्था से मायूस नहीं होंगे? ये कैसी पुलिस व्यवस्था है? ये कैसा न्यायतंत्र है? जिन पुलिस अधिकारियों की गलत जांच ने न सिर्फ 3 बेकसूर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि एक गंभीर अपराध में बेकसूर को फंसाकर असली गुनहगारों को भी छोड़ दिया गया। हालांकि यह कड़वी हकीकत है कि एनडीए की सरकार में अल्पसंख्यकों पर देशद्रोह के मुकदमे ज्यादा लगाए गए, लेकिन दिगर लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। वर्ष 2020 में 25 मार्च से 31 मई के बीच 3 माह में कोरोना काल के दौरान सरकार की नीतियों से असहमत होकर सरकार पर सवाल उठाने वाले 55 पत्रकारों पर देशद्रोह की धारा लगाने का कारनामा सरकार कर चुकी है। झारखंड के पत्थलगढ़ी में आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले 20 बुद्धिजीवियों पर झारखंड की भाजपा सरकार देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल चुकी है। इन गिरफ्तार लोगों में इंसानियत पर कविता लिखने वाले 82 वर्षीय कवि वारवरा राव, IIM अहमदाबाद के 71 वर्षीय प्रोफेसर आनंद तेलतुंबंडे, प्रोफेसर श्रीमती शोभा सेन, आजीवन आदिवासियों और बेसहारा लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले 84 वर्षीय स्टेन स्वामी, विकलांगों की मदद करने वाले वर्णन गंजालवीस और वकील अरुण फरेरा, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा, महेश राउत, नताशा नारवाल, हेनी बाबू, सुधीर ढावले, गौतम गिलानी, देवंगना कलिता और सुरेंद्र गाड़गिल जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पिछले 2-2.5 सालों से उन्हें जेलों में सड़ाया जा रहा है।
ऐसे में फिर वही सवाल उठता है कि आज राजनीतिक फायदे के लिए ध्रुवीकरण का खेल खेल रहे राजनीतिक दल और उनके इशारे पर चलने वाला शासन प्रशासन महज शिकायत के आधार पर जिनके मकान दुकान तोड़ रहा है, अदालत से उनके बेकसूर पाए जाने पर उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस मामले में रिटायर्ड आईपीएस विभूति नारायण राय कहते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी के घर मकान दुकान को तोड़ना या घर में रखे वाहन या सामान को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी है। तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी आरोपी की चल अचल संपत्ति भी अदालत के आदेश पर ही कुर्क की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील AQ ज़ैदी कहते हैं कि मुलजिम को कानूनी प्रक्रिया का तहत गिरफ्तार कीजिए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो कोर्ट के आदेश लेकर उसकी संपत्ति को जब्त कीजिए, कुर्क कीजिए, नीलाम कीजिए, लेकिन संपत्ति को तोड़ना या नष्ट करना तो गैर कानूनी है। अदालत की बात से मुझे इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी याद आता है जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दिया गया था। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक अपराधी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट की फुल बेंच ने पूरी बहुमत से एक फैसला दिया था कि जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की अचल संपत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए कहा कि पुलिस या प्रशासन को संदेह या आरोप के आधार पर संपत्ति जब्त करने की कोई शक्ति नहीं दी जा सकती, अतः पुलिस को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट आरोपी की संपत्ति जब्त करने को भी गलत मान रही हो तो फिर आरोपी की संपत्ति को तोड़ना फोड़ना कैसे जायज हो सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सरकार को कितनी परवाह है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के 42 मंत्रालयों पर कोर्ट की अवमानना यानी देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले अमल में न लाने के 2000 मामले लंबित पड़े हैं। ऐसे में आरोपियों की संपत्ति को लेकर मुंबई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये सरकारें कोई अहमियत देंगी, फिलहाल ये सोचना भी बेमानी लगता है। घर पर मुझे बशीर बद्र की गजल की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, फाख्ता की मजबूरी है ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।